Good morning, everyone. Everybody present here, respected teachers, parents, and my dear friends. So, most probably you are, I think, repeaters. आप 80% सर ने मुझे बताया अभी कि आप repeaters ही हो. तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू कि आप थोड़े से रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि मैंने भी रिपीटर्स के साथ स्टडी किया है, तो आई नो देम कि वो हमेशा टेंस रहते बहुत रिपीटर्स. तो आई वांट फर्स्ट थिंग कि आप सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए एंड स्टे काम एंड हियर व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज जो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, तो आई विल डेफिनेटली टेल यू कि आपके अगर 200 अभी 200 आ रहे हैं या फिर 250 आ रहे हैं या फिर 300 आ रहा है, तो डेफिनेटली आई विल टेल कि वो 650 680 तक के जा सकता है, क्योंकि दिस इज व्हाट स्ट्रेटजी जो मैंने यूज किया था जब मेरा 31 जनवरी को एग्जाम हुआ था. आई विल टेल यू वन सीक्रेट अबाउट दैट कि मेरा 31 जनवरी को एग्जाम हुआ था अबाउट केवीपी एग्जाम. ऑफ कोर्स इट वाज माय फर्स्ट नेशनल एग्जाम, तो मैं थोड़ा सा एम्बैरेस भी था कि हाउ इट विल बी गोइंग, बट आई लिटरली फेल्ड इन दैट. मेरा 51.25 परसेंटाइल आया था. परसेंटाइल इट वाज मार्क्स 51.25 and cutoff went 52%. So it was a failure by 0.75, but still I had, मेरे पास अभी 9 महीने थे तब जब नीट आने वाला था. और तो दिस इज व्हाट स्ट्रेटजी आई यूज कि 9 महीने तक मैंने यही स्ट्रेटजी यूज की थी जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरा 51.25 से 705 जो आज मेरा आया है तो मैं लाया हूँ. तो इसलिए आई वांट कि आप सभी सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए एंड देन आई विल टेल यू कि हाउ द स्ट्रेटजी इज गोइंग ऑन. सो जनरल स्ट्रेटेजी आपकी क्या चलती है कि बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, तो मैं आपको बताऊंगा. आई विल ऑल्सो एड्रेस योर क्वेश्चंस कि कौन सी बुक्स आपको यूज करनी चाहिए, मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है. एंड टुडे वी हैव पेरेंट्स ऑल्सो, सो इट इज यूजलेस टू से ओनली रिगार्डिंग स्टूडेंट्स. तो मैं पेरेंट्स का भी रोल आपका क्या होता है, पेरेंट्स को कैसे उनके स्टूडेंट्स को नर्चर करना चाहिए, क्या उनसे बातचीत करनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा. आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे हियर कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है आपके नीट के प्रिपरेशन में, बिकॉज देयर आर मेनी बुक्स, ट्रूमैन्स, रमेश, सुरेश, एंड यू विल हियर ऑल दैट कि आपको वो पढ़ना है, ये सब करना, बट उससे आपका कुछ नहीं होने वाला. आप मेरा एक्सपीरियंस अगर लेंगे तो नीट 2021 में देयर वाज ओनली वन क्वेश्चन, इफ यू रिमेंबर, जोना पेलुसिडे वाला क्वेश्चन था, स्पर्म रिसेप्टर वाला, जो थोड़ा सा मेरे को लगा कि मेरे को बाहर का पढ़ने से फायदा हुआ, बट देयर वाज नो अदर क्वेश्चन इवन इन द स्पेशली सेक्शन ए वाला. सेक्शन बी में था आपके पास कि थोड़ा सा बाहर जा सकते थे आप, बट सेक्शन ए में जो आपको कंपलसरी क्वेश्चन थे उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन था कि मेरे को लगा थोड़ा सा बाहर से एनसीईआरटी के बाहर से आपका आने वाला है. तो टुडे आई विल टेल यू कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसा है. बच्चे आई हैव सीन कि बच्चे क्या करते हैं कि वो एनसीईआरटी को बहुत यानी इन शॉर्ट पढ़ लेते हैं और फिर जब वो ट्राई करते हैं कि एमसीक्यू सॉल्व करना है तो उनसे होता नहीं है, तो दे थिंक कि एनसीईआरटी इज नॉट इनफ एट ऑल. बट वो तो सब एक सिर्फ भ्रम है आपका. एनसीईआरटी कैसे पढ़ने में आज आपको बताने वाला हूँ. सो टुडे आई हैव अ स्मॉल प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग हाउ यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, बिकॉज मैंने सबसे पहले बायोलॉजी को चूज किया है. गेस हाउ, क्योंकि मेरा बायोलॉजी में 360 और 360 है. सो नो मैटर अबाउट दैट, आई विल फर्स्टली टेल यू अबाउट बायोलॉजी, क्योंकि बच्चे अगर स्टार्टिंग में अगर आए तो always they want their favorite subject to be done. So this is what everybody's. How many of you have biology as a favorite subject? Again a huge crowd. Thank you. Okay, so today I will tell you how to read biology. ये तो सब नॉमिनल है कि मैंने जो लिख के रखा है, बट आई विल टेल कि मुझे बताना है कि आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट पे फोकस नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर जो आपका लिविंग वर्ल्ड जो है, जहाँ से आप शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लाइन अप टू द लास्ट लाइन. बच्चे क्या करते हैं सिर्फ उसी को पढ़ लेते हैं, बट आज मेरा मेन फोकस रहेगा कि उसके अलावा आपको एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है. आई विल टेल कि इवन वन वर्ड ऑफ एनसीईआरटी हाउ कैन द क्वेश्चन बी फ्रेम. सो आप थ्योरी पार्ट तो सब पढ़ते हैं और क्लास में भी वही होता है कि थ्योरी आपको पढ़ा दी जाती है, बट व्हेन यू आर डूइंग योर सेल्फ स्टडी तो आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है आई विल टेल अबाउट. सो अगेन फ्रॉम द थ्योरी तो आप पढ़ लेते हो, बट उसके बाद आपको क्या पढ़ना है. तो आई हैव सीन हियर मैंने डायग्राम्स एक टाइटल डाला है. समटाइम्स आपको होता है कि जैसे आप चैप्टर्स देखेंगे जैसे इवोल्यूशन, जैसे उसमें बहुत सारे डायग्राम्स है. आई थिंक 4 to 5 डायग्राम्स देयर आर इन द इवोल्यूशन चैप्टर. तो इवोल्यूशन चैप्टर ऐसा लिखा गया है एनसीईआरटी में कि बहुत शॉर्ट में लिखा है. उसमें अगर आप देखेंगे तो 2 सेंटेंस में ना आपको कोई कोरिलेशन मिलता है और आप बिना टीचर्स के तो उसको समझ भी नहीं सकते. तो व्हाट हैपन्स समटाइम्स कि जो डायग्राम्स में जो थ्योरी दी जाती है वो थ्योरी जो एक्चुअल थ्योरी पार्ट में लिया जाता है आपसे वो उससे बहुत ज़्यादा होता है. समटाइम्स इट हैपन्स कि
जो आपके डायग्राम्स में जो लेबलिंग होती है उसमें कुछ नया टर्म मिल जाता है आपको, जो आपके थ्योरी पार्ट में डिस्क्राइब नहीं होता है। आपके जैसे PBR32 जिसको सबको पता है कि इट इज़ अ व्हाट, इट इज़ वेक्टर। सो PBR32 के बारे में आपको पता है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे देखिए दिस इज PBR32, इसके अगर आप साइड में थ्योरी दिखोगे, अभी उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाया मैंने वैसे, इस पे साइड में एक थ्योरी लिखी है बायोटेक की NCERT में, तो उसमें उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, बस इट इज रिटन दैट PBR32 इज आर्टिफिशियल वेक्टर, शायद वो भी नहीं लिखा है, वो मैं आपके बात बता रहा हूँ कि उसके साइड में आपको PBR32 के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। बट वी हैव सीन मेनी टाइम्स कि PBR32 में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन कहाँ पे आता है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। सो आई एम ट्राइंग टू एम्फासाइज दैट कि डायग्राम्स में भी आपके पास बहुत सारा सीखने लायक होता है जो आपके थ्योरी पार्ट में एक्चुअली नहीं लिखा है। दिस डायग्राम्स आई हैव टेकन फ्रॉम इवोल्यूशन चैप्टर। सो इवोल्यूशन चैप्टर में आपको यही पूछ लेते हैं कि डायनासोर से आपसे कौन सा एंसेस्टर बना है। फॉर एग्जांपल मैमल्स से आपको, मैमल्स आपके किस से इवॉल्व हुए, तो यू कैन डायरेक्टली टेल यार कि मैमल्स आपके थेराप्सिड से इवॉल्व हुए। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल दैट कि आपको डायग्राम से भी क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करते हुए आना चाहिए। डू यू नो व्हाट इज दिस डायग्राम? सो दिस इज केमियोसिंथेसिस डायग्राम। तो आपको पता है कि 2020 के क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द प्लास्टोक्विनिन कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। बट आप अगर थ्योरी पार्ट में जाएंगे, इसके NCERT के नीचे थ्योरी दी है केमोसिंथेसिस की, तो उसमें प्लास्टोक्विनिन का एक्चुअली रिकॉर्ड कुछ भी नहीं दिया है, रेफरेंस भी नहीं दिया है। बट हियर आपको बताया गया कि प्लास्टोक्विनिन है, इवन FNR FD, बहुत सारे बच्चों को उनके फुल फॉर्म भी नहीं पता रहता कि FNR व्हाट इज FNR व्हाट इज FD, बट स्टिल दे ट्राई कि बाहर का पढ़ते रहते हैं। बट यहाँ पे आपको जितना दिया है एक्चुअली फर्स्टली आपको उसको कंप्लीट करना है। दिस डायग्राम आई हैव टेकन फ्रॉम बायोटेक। बायोटेक में आपको पता है कि स्पूलिंग नाम का एक क्वेश्चन आया था 2020 में कि व्हाट इज स्पूलिंग, तो स्पूलिंग की डेफिनेशन पूछी थी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जितने भी मुझे पता है कि 90% स्टूडेंट्स ने वो रॉन्ग किया था, क्योंकि उन्होंने कभी भी NCERT में जो पूरा पढ़ा नहीं था, बाहर का लगे तो उनको सब आ जाता है। जैसे PBR32 के बाद में एक और वेक्टर आता है, सॉरी आई कांट रिकॉल इट्स नेम, बट वो उन्होंने सब पढ़ा था। बट स्पूलिंग जो NCERT में दिया है सिर्फ फॉल्ट इतना था कि वो NCERT के डायग्राम्स में दिया है, ना कि थ्योरी में, तो बच्चे वो उन्होंने पढ़ा नहीं था, तो डायरेक्ट रॉन्ग हो गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट थिंग, सो दैट्स व्हाट फॉर डायग्राम्स। नेक्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन समरी। सो समरी कैसे पढ़ने हैं, तो आई विल टेल कि जो आपका थ्योरी पार्ट होता है, तो समरी इज व्हाट एक्चुअली कि आपका जो थ्योरी पार्ट होता है उसका छोटा सा आपका रेफरेंस बना के एक 1 पेज में आपको समरी में शॉर्टिंग कर देते हैं। बट समरी आपको लाइन टू लाइन रटनी नहीं है एक्चुअली। समरी में आपको क्या ढूंढना है कि जो एक्स्ट्रा का पॉइंट आपको मिलता है। समरी इज नेवर फॉर क्वेश्चंस, आपको समरी में से क्वेश्चन ढूंढने ही है। तो समरी में आपको क्या ढूंढना है कि एक्स्ट्रा का पार्ट जो आपकी थ्योरी में नहीं दिया है, वो आपका एक्स्ट्रा का पार्ट आपको समरी में ढूंढना है। सो वन और टू एग्जांपल्स मैंने लाया आपके लिए, हु आई थिंक एवरीवन हियर गिव 2021 पेपर एटलीस्ट, तो वो तो दिया है, तो ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा। जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन रॉन्ग? Please raise a hand, honestly. There is no shy in that. Whenever students saw this gene amplification, they directly turn on to PCR. उनको लगा कि PCR से तो जीन एम्प्लीफिकेशन होता है, DNA का एम्प्लीफिकेशन, तो बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे DNA का एम्प्लीफिकेशन करके PCR को आंसर लगा दिया था। बट द आंसर इज जीन थेरेपी। ये जीन थेरेपी से रिलेटेड पूरा पैराग्राफ है समरी में। दिस वॉज द एक्स्ट्रा पॉइंट जो नीट 2021 में एक्चुअली क्वेश्चन बन के, और जितने भी मेरे को पता है कि बायोलॉजी में एक्सपर्ट स्टूडेंट्स, उन्हें 90% स्टूडेंट्स ने ये रॉन्ग किया था। सम जिनका एक्सपेक्टेड था कि 360 आ जाएंगे, तो उनको 355 आ गए, 340 तक स्टूडेंट चले गए बिकॉज ऑफ दिस कि उन्होंने ये वाला पॉइंट समरी से नहीं पढ़ा था। एंड इवेंचुअली लकीली आई रीड दैट एंड आई गॉट C360। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि आपको समरी में से भी बहुत सारे पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं जो आपके थ्योरी पार्ट में नहीं दिए। Again, this is the point about the G1. G1, most of the organelle duplication also occurs during the G1 phase. So what I am trying to tell कि आपके सेल डिवीजन सेल साइकिल वाले पार्ट में आपको इंटरफेस के बारे में पता है, आपको तो वो भी पता है कि 95% पार्ट इज इंटरफेस, बट आपको ये नहीं पता कि G1 में एक्चुअली कौन सा प्रोसेस होता है। आपके थ्योरी वाले पार्ट में आपको बताया गया है कि G2 में प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, बट G1 में ये वाला पॉइंट जो है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन ऑल्सो ऑकर्स ड्यूरिंग दिस फेज, तो ये G1 के बारे में लिखा गया है। तो ये आपके NCERT में नहीं लिखा है, और अगर ये सच में क्वेश्चन आ जाता है तो इट विल बी रियली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कि बच्चे सोचेंगे एस फेज में तो DNA रिप्लिकेशन हो जाता है, बाद में ऑर्गेनल डुप्लीकेशन होता है।
तो उससे अच्छा है कि आप पहले से पढ़ के जाइए, तो डायरेक्टली इट कैन क्लिक यू। सो नेक्स्ट एक लाया मैंने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। आप अगर देखेंगे तो सेरेब्रम का जो आपको रेफरेंस दिया गया है वो आई थिंक 60 to 70% ऑफ द पेज सेरेब्रम को आपका बताया गया है। बाद में आपको मिड ब्रेन के बारे में, बस सेरेब्रल एक्विडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, एंड आई थिंक 2 से 3 लाइन में मिड ब्रेन को आपको निपटाया गया है वहाँ पे, और सेरेबेलम के बारे में तो आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई। बट हियर समरी में मेरे को 2 से 3 पॉइंट ज़्यादा मिले थे। देखिए, द मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। दिस इज ऑल्सो पास्ट ईयर क्वेश्चन। पास्ट ईयर क्वेश्चन ऐसा था कि मिड ब्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन रिसीव्स, इंटीग्रेट्स एंड विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी रिस्पॉन्स। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, तो दे ट्राई कि चलो अपन बाहर से कुछ रेफरेंस ले लेते, तो बाहर भी कहीं पे भी नहीं लिखा था। दिस वाज गिवन इन द समरी ऑफ। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द सेरेबेलम। जो सेरेबेलम के बारे में जो आपको एनसीईआरटी की थ्योरी में कहीं भी नहीं मिलेगा, वो आपको सेरेबेलम के बारे में यहाँ पे बताया गया था कि सेरेबेलम इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनल्स एंड द ईयर एंड द ऑडिटरी सिस्टम। सो ये पॉइंट आपको समरी में मिलेगा, बट आपको थ्योरी में कहीं नहीं मिलेगा। सो आई एम ट्राइंग टू टेल कि आपको अगर एनसीईआरटी अगर पढ़नी है तो एटलीस्ट को पूरा तो पढ़िए। अगर आपका एक बार एनसीईआरटी अगर हो जाता है, एक्चुअली एक बार तो कभी सफिशिएंट है ही नहीं वो, तो आपको अगर 10 टाइम्स अगर आपको सब्जेक्टिवली अगर एनसीईआरटी अगर आती है तो ही आप बाहर की बुक्स के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि मार्केट में तो फिर बहुत सारे। अगर हाउ मेनी ऑफ यू डू यू नो कार्डियोलॉजिस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट इज द डॉक्टर हु स्टडीज अबाउट हार्ट। तो डू यू इमेजिन कि कार्डियोलॉजिस्ट ने अभी तक हार्ट के बारे में कितनी सारी बुक्स पढ़ी होगी? उसने तो शायद 10 बुक्स और मोर बुक्स पढ़ी होंगी। तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको बायोलॉजी अगर पढ़नी है तो बायोलॉजी इज अनलिमिटेड। आप तो फिर सब कुछ पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी होने के बाद आप फिर ट्रूमैन्स पढ़ लीजिए, रमेश, सुरेश एंड व्हाट, दिनेश, एवरीथिंग। बाद में आप कैंपेल भी पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको लिमिट दिया गया है कि आपको नीट में अगर जब से एनटीए आया है तो एनसीईआरटी के बाहर से सिलेबस नहीं आएगा, so why are you wasting time on any books like Truman and other reference books and notes? You have to only focus on the NCERT and थोड़ा सा अगर आपको पढ़ना है तो उतना तो आपको क्लास में कवर हो ही जाता है एक्चुअली। क्योंकि मैंने बोआ सर और सैयद सर से पढ़ा है, तो मुझे पता है कि थोड़ा सा जितना आपको इसेंशियल है और जितना आपको टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी लगती है, नॉट इवन डेफिनेशन आपको तो कभी पूछेंगे नहीं आपको एनसीईआरटी में, नीट में एनसीईआरटी से बाहर, बट थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पूछ देता है कभी कभी कि व्हाट इज दैट एंड व्हाट इज, ऐसा डेफिनेशन के बारे में नहीं, बट क्वेश्चन में कभी कभी टर्मिनोलॉजी आ जाती है बाहर की, तो उतना तो आपका क्लास में कवर हो जाएगा। सो आई वांट टू टेल यू कि आपको समरी भी उतने ही फोकस से पढ़नी है जितने आप थ्योरी पार्ट पढ़ते हो। नेक्स्ट है टेबल्स एंड बॉक्सेस। सो वो थोड़ा सा डिटेल में मैंने बताया कि आपको टेबल्स, सी दिस इज द बॉक्स एंड नीट 2020 में इस पे क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व्ड। आई थिंक सम इट वाज रिलेटेड एटीपी क्वेश्चन, मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आया था 2020 में कि ड्यूरिंग अमोनिया फिक्सेशन, यस अमोनिया फिक्सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व्ड अलोंग विद अमोनिया। तो इट वाज द हाइड्रोजन गैस विच वाज इवॉल्व्ड, बट इट इज नथिंग। आपकी अगर नीचे से आप लाइन दिखेंगे तो उसमें आपको नहीं दिया है कि हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ है या फिर नाइट्रोजन इवॉल्व हुआ है, बट यहाँ पे आपको अगर रिएक्शन का लाइन दिखेंगे तो रिएक्शन में आपको बताया गया कि हाइड्रोजन इज इवॉल्व। सो आई वांट टू टेल यू कि आप रिएक्शंस भी पढ़िए, समरी भी पढ़िए एंड ऑल दैट जो भी आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। नेक्स्ट आई एम टेलिंग द पायरिक एसिड, ये तो आप लिंक रिएक्शन हो जाए, लिंक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं कि पायरिक एसिड टर्न्स टू एसिटिल कोएंजाइम में, एंड इसमें जो एंजाइम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, ये आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी में दिया गया है, बट 2020 में अगेन क्वेश्चन आ गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज इंक्लूडेड। तो आयंस यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव, ये थ्योरी में नहीं दिया आपको, बस उतने से पार्ट में आपको मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव दिया है एंड वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दे। सो आपको यहाँ पे दिया गया कि मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव इज द आयन विच हेल्प्स इन लिंक रिएक्शन, बट फिर स्टूडेंट्स सोचने लगे कि ये तो शायद मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आ गया होगा कि कौन से आयन का कहाँ पे यूज होता है। जैसे अपन मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन का यहाँ पे यूज होता है, पोटेशियम का यहाँ पे यूज होता है, कैल्शियम का यहाँ पे यूज होता है, बट इट वॉज एक्चुअली द क्वेश्चन फ्रॉम रेस्पिरेशन वाला पार्ट। सो आई वांट टू टेल कि यही इम्फेसाइज करना चाहता हूँ मैं कि आपको टेबल्स भी उतने ईमानदारी से पढ़ने जितना आप थ्योरी पार्ट में फोकस करते हैं। ये तो वैसे कुछ डिस्क्रिप्शन वाला था नहीं, क्योंकि ये तो हर बच्चा पढ़ लेता है, क्योंकि इसमें तो 2021 में भी क्वेश्चन आया था और ये सर कराते भी है, तो ये तो उसमें कुछ था नहीं। बट आई वांट सिर्फ एक नमूना मुझे आपको दिखा था एग्जांपल कि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। ये
ये तो बहुत फेमस वाला चार्ट है स्ट्रेटेजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट में से। अगर आप स्ट्रेटेजीज में क्वेश्चन देखेंगे तो इसके अलावा क्वेश्चन आता नहीं है। 90% क्वेश्चन आपका स्ट्रेटेजीज में से यही से फंसता है और बच्चे रिमेंबर नहीं कर पाते, फिर वो ट्रिक्स बनाते हैं वीट हिमगेरियन ऑल दैट। बट एम्फेसिस यही करना चाहता हूँ कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट साइंटिस्ट तो आपको पता होगा कि एवरी यूनिट के पहले आपको साइंटिस्ट दिया गया, जैसे मॉर्फोलॉजी के पहले आपको कैटेगरी निसाऊ के बारे में बताया गया है। फर्स्ट अब लिविंग वर्ल्ड के पहले आपको शायद अर्न्स्ट मायर के बारे में बताया, डार्विन ऑफ द 19th सेंचुरी सॉरी। सो डार्विन ऑफ द 19th सेंचुरी वो आपको बताया गया है अर्न्स्ट मायर के बारे में। मैंने एक लाया स्क्रीनशॉट विच इज अबाउट GN रामचंद्रन। इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन आया था 2019 में, आई थिंक इट वॉज इन phase 2। The question was regarding Ramchandran plot. It is used to analyze what kind of biomolecule. तो ऑप्शन 4 थे RNA, DNA एंड प्रोटीन्स। बट बच्चों को पता नहीं था कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया। दे अगेन थॉट कि ये तो बाहर से क्वेश्चन है, फिर उनके मन में अगेन वो थॉट आने लगा कि NCERT isn't sufficient, NCERT से कुछ नहीं आता है, सब क्वेश्चन बाहर के आते हैं। बट यहाँ पे दिया है, देखिए रामचंद्रन प्लॉट अलाउड कन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स थ्रू द कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू द यूज ऑफ रामचंद्रन प्लॉट। तो प्रोटीन्स का कंफर्मेशन के लिए रामचंद्रन प्लॉट का यूज होता है। तो दिस क्वेश्चन वाज गिवन इन द साइंटिस्ट वाला पार्ट। बट साइंटिस्ट के बारे में अगर देना है तो इट इज अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ साइंटिस्ट। तो आप ये तो पढ़ नहीं सकते कि उनका बॉर्न कब हुआ था 1940 वॉटेवर, वो आप डेट्स तो आपको लर्न करना नहीं है एक्चुअली। तो आई विल टेल कि आपको साइंटिस्ट में से एक्सट्रैक्ट कैसा करना है पॉइंट। देखिए आपको ऐसे मैंने जो पॉइंट्स आपको साउंड करते हैं कि दैट दे कैन एक्चुअली कम इन नीट, वही आपको पॉइंट्स आपको उसमें एम्फेसिस करना है। जैसे मैंने आई हैव रिटन 3 पॉइंट्स ऑफ दैट कि रामचंद्रन में से आपको 3 पॉइंट कौन से यूजफुल लगते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिक्स ऑफ कोलाजन, जो इसी पैराग्राफ में दिया है, बट आई हैव रिटन स्पेशली। मैं अभी अपने NCERT में भी वैसा ही करता था कि जो भी आपका पैराग्राफ का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है आपका, जो नीट में आ सकता है, जो इट साउंड्स लाइक कि आपसे डेट तो कभी पूछेगा नहीं वो, और ना ही उनके पापा का नाम पूछेगा। और उनके पापा के बारे में भी लिखा है वहाँ पे कि वो मैथ के टीचर थे। बट ओके सॉरी ऑल द मदर्स। हाँ, तो मम्मी के बारे में भी शायद लिखा है वहाँ पे, बट वो तो नीट में आने से रहा, क्योंकि अगर वैसा क्वेश्चन पूछ देंगे तो फिर नीट का तो रेपुटेशन ही बहुत डाउन हो जाएगा। एक तो पहले से कट ऑफ की वजह से, तो ऑल दैट वो तो अलग बात है। सो डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन, ये फर्स्ट पॉइंट है। रामचंद्रन प्लॉट कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ये तो पॉलिंग्स के बारे में लिखा था कि अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर उन्होंने रिसर्च किया था। तो आई ऑल्सो रोट कि कोई क्वेश्चन लॉस नहीं होना चाहिए। सो दिस वॉज रिगार्डिंग कि बायोलॉजी में आपको NCERT में से क्या पढ़ना है। बट नाउ आई विल टेल कि बायोलॉजी की एक्चुअली आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको पढ़ना कैसे है एंड हाउ इज इट गोइंग। सो बायोलॉजी में आपको क्या करना है कि आप जब तक आपका लास्ट नाउ यू आर रिपीटर्स, तो आपके पास तो आई थिंक बस 4 to 5 मंथ से लास्ट के, तो आपको बायोलॉजी में भी NCERT के बाहर का कुछ नहीं देखना है। क्योंकि अगर आप देखने लग जाओगे तो उसको फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा, उसको आपको 3 से 4 बार रिवाइज करने के लिए 4 से 5 महीने चले जाएंगे। तो आपको NCERT के बाहर का अभी कुछ नहीं पढ़ना है। अगेन दिस इज साउंडिंग वेरी सिंपल कि आपको सब बोलते हैं कि NCERT करो, बट फिर भी अपना मन नहीं मानता है। सो आई हैव गिवन यू प्रूफ क्या NCERT में से आपको कैसा सवाल आ सकता है एंड कैसे आके चुके हैं। सो आई वांट टेल यू कि NCERT के बाहर से कुछ भी मत पढ़िए प्लीज, क्योंकि अगर मैं बताऊं आपको, देयर इज वन सिंपल फॉर्मूला विच आई यूज्ड कि आई नेवर एक्सपेक्टेड बायोलॉजी में 360 मेरा आएगा। एंड मेरा फॉर्मूला था कि मेरे को बस 350 to 355 लाना है। बट आपको क्वेश्चन होगा कि आप 360 आपने क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो दिस वाज माय फॉर्मूला टू गिव मी मेंटल स्टेबिलिटी। मैं खुद को मेंटल स्टेबिलिटी देता था कि अगर मेरा टारगेट इतना ही रहेगा तो ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा NCERT पे फोकस करने लगूंगा। अगर मैं 360 सोचने लगूंगा तो जितनी भी आप पेपर्स उठा के देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एक क्वेश्चन तो बाहर से आता है, 2 क्वेश्चन बाहर से आते हैं, तो आपको लगेगा अरे यार मेरे को 360 लाना है, बट मेरे से NCERT से तो होने नहीं वाला 360, तो आप फिर से बाहर का पढ़ने लगेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको NCERT से पढ़नी है। यू हैव टू रीड ओनली NCERT एंड एक्सपेक्ट 350 और 355। अगर आपका लक अच्छा रहता है तो अगर पूरे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो 360 भी आप ला सकते हैं NCERT में से। बट फॉर योर प्रिपरेशन आई एम सेइंग यू कि 350 to 355 एक्सपेक्ट कीजिए
और रीड ओनली एनसीईआरटी, क्योंकि अगर आपको 360 चाहिए तो फिर आपको तो पता है कि 10 पेज की एनसीईआरटी के लिए आपको फिर बाहर का कितना सारा पढ़ना पड़ता है। ट्रू मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो 20 पेजेस में आपको हार्ट के बारे में बताया गया है, बट एनसीईआरटी में एक्चुअली 2 पेजेस में आपको हार्ट, ईसीजी एंड ऑल दैट सब बताया गया है। सो आई वांट टू टेल यू कि अगर आप 350 to 355 एक्सपेक्ट करते हैं तो आप खुद को स्टेबल रख सकते हो कि यस आई वांट टू फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी, मेरा टारगेट बड़ा है बट नॉट 360 एंड ऑल दैट। 360 लाने के लिए आपको डेफिनेटली आपको स्टडी तो लगेंगे। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका क्या कंफर्म है कि अगर आप बाहर का पढ़ भी लेते वेदर यू रीड 1 कंप्लीट बुक लाइक ट्रू मैन, तो भी आपका बाहर का क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ये तो कंफर्म बता नहीं सकते ना आप, क्योंकि अगर मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर पढ़ लिया बाहर से, अगर उसके भी बाहर से कुछ अपर लेवल का क्वेश्चन अगर नीट में आ जाता है जो ट्रू मैन से भी कवर नहीं हुआ, तो आपकी तो मेहनत यानी तो बर्बाद होगी ना। आप 1 क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप इतना सारा पढ़ते हैं और उसमें भी अगर आपका वो वाला क्वेश्चन नहीं होता है जो आपके नीट में आने वाला था, तो फिर ऑल जो आपने हार्डवर्क किया था बाहर के बुक्स में वो तो फिर गया। और एक आपको जो डिसएडवांटेज होगा कि अगर आप ट्रू मैथ्स अगर पढ़ते हैं तो आपके पास 24 आवर्स ये तो फिक्स है, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका टाइम इवेंचुअली आप कम करते जा रहे हो। अगर बायोलॉजी में आपका टाइम बढ़ाओगे, बायोलॉजी में आप कितना भी कर लीजिए 360 के ऊपर तो आने वाला नहीं है। नहीं ऐसा तो होता नहीं है कि अगर आप ट्रू मैथ्स पढ़ लेंगे, दिनेश पढ़ लेंगे तो आपके 360 में से 720 आ जाएंगे नीट में, कि आपके बायोलॉजी से के हिसाब से सिर्फ 720 आएंगे, ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं। 360 तो उसकी मार्जिन ही है। सो आई वांट टू टेल यू कि इतना सिर्फ पढ़िए एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए, और बाकी का जो आपके पास टाइम होता है वो फिजिक्स में लगाइए, केमिस्ट्री में लगाइए। वो तो उतना एक पहले से कॉम्प्लेक्स बना के रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री इतना कॉम्प्लेक्स बना के रखा है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिक्स में भी आपके पास 30 चैप्टर्स करने के लिए होते हैं, तो वो कीजिए रादर देन कि एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ने के अलावा। आई वांट टेल कि ये कीजिए, आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए एंड हैव फेथ कि आपका 350 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाद में नेक्स्ट टॉपिक इज कि इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव अप्रोच फॉर बायोलॉजी। यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस प्रेजेंट किया 2021 के। फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं किसी भी लेमैन से पूछता हूँ कि जिसको बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पता नहीं है, तो एनी वन ऑफ यू जो मेरे को इन 3 ऑप्शंस में से डिफरेंस बता सकता है? इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक्चुअली आई वांट टेल कि ये तीनों ऑप्शन जो है वो सेम साउंड करते हैं, भले इनके आपके जो बायोलॉजी में आंसर्स दिए और जो भी आपके मीनिंग्स दिए वो भले डिफरेंट है, बट ये 3 ऑप्शन दे एक्चुअली साउंड सेम। जो जिसको इंग्लिश आती है, यानी इंग्लिश के बारे में अगर मैं बोलूँ कि लिटरेचर वाले स्टूडेंट से अगर पूछेंगे तो ही विल टेल कि दे आर एक्चुअली द सेम ऑल दो। बट व्हाट क्वेश्चन वाज दैट कि ये तो आपको पता है कि शायद ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया था। सो आई वांट टेल कि ये 3 ऑप्शन आपको सेम लगते हैं, बट अगर आपको इसका सब्जेक्टिव आंसर अगर पता होगा, सो व्हाट यू हैव टू स्टडी कि प्लांट्स जो भी आपको क्वेश्चन अगर आपको दिया है तो उसका आंसर आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव आपके मन में पता होना चाहिए, नॉट कि आप पहले उसका ऑप्शन देख लेंगे। क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पक्का आप एक काम कर देंगे, वो हो जाएगा आपका कंफ्यूज, जो कि आपका फ्यूज उड़ जाएगा। तो कंफ्यूज आप होने वाले हो, अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो पक्का आप कंफ्यूज होने वाला हो। तो पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको उसका आंसर जो है, मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया तो मैं पहले लिख दूंगा यहाँ इसका आंसर प्लास्टिसिटी, जो कि सबको पता है कि इसका आंसर प्लास्टिसिटी है। तो आप आंसर वो आपको मन में रखना है एंड देन यू हैव टू स्क्रॉल डाउन द ऑप्शंस। पहले अपना आंसर मन में रख लीजिए कि ये मेरा आंसर है, एंड देन यू हैव टू सी कि ऑप्शन कौन से ऑप्शन में वो वाला आंसर दिया है। बच्चे क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाद में ऑप्शन देखते हैं और फिर उसमें सोच लेते हैं कि अरे इसमें से 4 कौन सा है। क्योंकि 2020 एंड 19 में मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसलिए रिपीट किया था क्योंकि उनको 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हुआ था। हर बार वो कौन से तो भी 2 ऑप्शन में कंफ्यूज कर बैठे थे और फिर उसमें से आंसर एक कौन सा भी टिक लगा के आ जाते थे और फिर वो इवेंचुअली उनका रॉन्ग हो जाता था। सो आई वांट टेल कि पहले आप आंसर फिक्स कर लीजिए मन में और बाद में उसके बाद में ऑप्शंस में देखिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चन, बट देखिए यहाँ पे होमोसोरस, होमोस्पोरस, हेट्रोसोरस एंड हेट्रोस्पोरस, यानी ऐसा क्वेश्चन तो कभी आना नहीं चाहिए। बट अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे और आपको आंसर पता नहीं है, फिर आप सोचेंगे कि चलो आप पहले ऑप्शन देख लेते हैं, तो आप डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाएंगे
कि कौन सा ऑप्शन कौन सा आपने क्या पढ़ा था, क्योंकि इतनी बड़ी तो 2 बुक्स होती है आपके पास एनसीईआरटी की, उसमें से फिर आपको रिकॉल करना पड़ता है कि उस लाइन में क्या दिया है। ये तो वैसे बहुत फेमस क्वेश्चन है वैसे, नो डाउट इन दैट, बट आपको अगर पहले आपने अगर आंसर ऑप्शंस देख लिए तो आप डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहाँ पे क्या लिखा था एनसीईआरटी में। सो माय पॉइंट इज कि पहले आप आंसर अपने मन में रख लीजिए कि ये मेरा आंसर है, बाद में आप उसमें देखिए कि इसमें से कौन सा आंसर आपको परफेक्ट लगता है ऑप्शंस में। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट टू अप्रोच फॉर बायोलॉजी। आपको बायोलॉजी में कभी भी ऐसा करना नहीं है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन में से देख लेंगे। आपके पास जो 2 बुक्स आपकी एनसीईआरटी में की, वो आपकी दोनों भी बुक्स आपको सब्जेक्टिवली याद होनी चाहिए। सब्जेक्टिव मीन्स व्हाट, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो यू हैव टू गेट आंसर विदाउट एनी ऑप्शंस। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग which is the asymmetrical most asymmetrical phylum in the animal kingdom, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर होना चाहिए कि पोरीफेरा इज द आंसर, नॉट कि आपको पहले ऑप्शंस देखने हैं एंड ऑल दैट। तो आपको आंसर जो है आपको पहले सब्जेक्टिव पता होने चाहिए, उसके बाद आप ऑप्शन देखिए। तो उसके लिए आपको सब्जेक्टिव प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, लाइक 1 और 2 बुक्स जो मेरे को पता है कि आर्यन की, आई एम नॉट डूइंग आर्यन के एनी टाइप ऑफ कि मैं उनके लिए कुछ ऐड वगैरह कर रहा हुआ आर्यन की, बट मेरे पास 2 बुक्स थी आर्यन की जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। मेरे को एक्चुअली इमरान सर ने बताया था कि उसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो आप आई एम ट्राइंग कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कीजिए। आपने बताया एक्चुअली, अरे यार ये तो नहीं करना चाहिए आपने। हाँ सर ने उनको बताया था कि इसमें से करो, बट बच्चा कोई फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ तो ये तो पॉइंट है कि आपको आपके टीचर्स का सुनना है एक्चुअली। ये मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि सर ने मुझे कहा ऐसा करने के लिए, बट मैंने जब तक मेरा प्रिपरेशन किया है तो मैंने जब भी मेरे को आपको सबको बताऊंगा कि जो भी आप में से यहाँ पे रिपीटर जो मेरे साथ थे, मेरे बायोलॉजी में एक्चुअली 3 और 4 मंथ्स पहले 300 की कमी आते थे। तो आई मेड सर की, यानी मेरे 300 की कम आ रहे, तो देन सर टोल्ड मी स्ट्रेटेजी कि आपको क्या करना है, सब्जेक्टिवली कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू रीड बायोलॉजी एंड एनसीईआरटी में से कैसे करना है। देन माय मार्क्स इवेंचुअली ग्रो 300, 310, 20, 30 करके 360 आया। इट इज नॉट अ रैंडम प्रोसेस कि आप यानी 200 आ रहे थे और बाद में 360 आ रहे, तो इट इज कि धीरे धीरे आपका मार्क्स ग्रो होते रहता है। तो आपको सर का तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सर का नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे, यूट्यूब लेक्चर्स का? वो तो आपको करना नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन का तो सबको पता है कि ऑनलाइन की वजह से क्या हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर बायोलॉजी। एंड तो अब मैं बायोलॉजी को कंक्लूड करने वाला हूँ। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग बायोलॉजी प्लीज रेज हैंड विदाउट एनी शाय। आई एम हियर फॉर यू। आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैं आया हूँ एक्चुअली फ्रॉम 150 किलोमीटर्स अवे। ओके ओके यस ओके ओके ओके। तो भैया ने पूछा है कि मेरा डेली शेड्यूल क्या था। तो शेड्यूल के कुछ खास बात तो थी नहीं वैसे, कि शेड्यूल तो वही कि लास्ट 9 मंथ्स में आई वाज मोर फोकसिंग ऑन सेल्फ स्टडी। मेरा क्लास से सिलेबस हो चुका था एंड माय टीचर्स इवेंचुअली टोल्ड मी कि आपको क्लास करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माय पेस जो पेस से मैं स्टडी कर रहा था वो क्लास के भी बहुत आगे था। तो मेरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक बार सर ने मुझे कह दिया था तो स्पीड जो स्पीड से पढ़ता था वो बाकी स्टूडेंट की स्पीड से बहुत ज्यादा थी। तो हमने उसको कहे कि आप ऑलरेडी आगे पढ़ रहे हैं, आप रेगुलर क्लास नहीं भी किए, सिलेबस हो चुका था, तो आप घर पे मतलब स्टडी कर, मतलब रूम पे स्टडी कर सकते हैं, लाइब्रेरी के अंदर स्टडी कर सकते हैं। पेस इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ पे पेस क्लास क्यों ना? दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो लास्ट 9 मंथ्स मेरा टीचर से सिर्फ एक ही काम था कि मैं डाउट पूछता था और वही मॉक टेस्ट का डिस्कशन एंड ऑल दैट। तो मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है ये क्लास के लिए, 1 बजे तक मेरा क्लास चलेगा, तो वो कुछ टेंशन तो था नहीं। तो माय शेड्यूल वाज कि नॉट फिक्स एंड ऑल दैट। कभी मैं रात के 3 बजे तक भी जागता था, कभी 4 बजे तक जागता था, कभी सोता ही नहीं था रात को, कभी सुबह के 11 बजे उठ जाता था, कभी 1 बजे। तो वो शेड्यूल तो कुछ फिक्स नहीं था, बट
अगर आपके क्लास चल रहे हैं तो यू नीड टू हैव अ फिक्स शेड्यूल, क्योंकि आपको उसकी फिर क्लास के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होगी। ऐसा तो नहीं कि अगर आपको 7 बजे पढ़ना पसंद है तो आप क्लास बंक करके आपके सेल्फ स्टडी में लगाओगे। तो आपको एक बार जब सिलेबस कंप्लीट होता है तब तक तो भी आपको क्लास में ज़्यादा फोकस करना है, तो उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। ओके, एनीवन रिगार्डिंग बायोलॉजी? ओके, हाँ, ओके, दैट्स अ स्मार्ट क्वेश्चन। बायोलॉजी के लिए तो देखिए कि 45 मिनट्स के अंदर अगर आपको फिजिक्स में थोड़ा सा तकलीफ जाता है तो 45 मिनट्स के अंदर आपका बायोलॉजी सॉल्व होना चाहिए। बट नो माइंड कि अगर आपका 50 मिनट्स भी आपको लग जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर आपको फिजिक्स में थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, और केमिस्ट्री के लिए अगर आपको थोड़ा सा अगर 1 घंटा है तो भी एटलीस्ट 1 घंटा एंड 30 मिनट्स अगर आपको 1.5 घंटा देना है फिजिक्स के लिए, तो आपको 30 to 40 मिनट्स में आपका बायोलॉजी खत्म करना है। क्या बबलिंग्स? तो उस पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो चलो अभी बता देता हूँ। आप में से कितनों ने एनटी का ब्रोकर पढ़ा है, नीट का? ओके ओके, जनरल थिंग कि आपका जो नीट का एग्जाम का जो टाइम होता है कितना होता है? 3 आवर्स। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि ये 3 आवर्स आपके हाथ में कभी भी 3 आवर्स नहीं होता है। आपके पास वो रिड्यूस होके आता है, जो आपको बोलते हैं ना अपन जीएसटी लगा के आता है आपके पास। तो ये सब आपका जीएसटी वगैरह होने के बाद आपके पास बचता है सिर्फ 2 आवर्स 30 मिनट्स। और अगर आप लकी है, अगर आपको अच्छा इन्विजिलेटर मिलता है, आपके पास अच्छी जो आपका सेंटर होता है, अगर कुछ अच्छा मिलता है आपको, तो मैक्सिमम 2 आवर 40 मिनट्स। इसके ऊपर आप ना एक्सपेक्ट कीजिए और ना आपको नीट के एग्जाम में मिलने वाला है, क्योंकि जो इन्विजिलेटर होते हैं उनका सोल वर्क वही है कि वो आपको परेशान करे, सॉरी परेशान नहीं करे, उनका सोल वर्क यही है कि वो हमका लेफ्ट हैंड थंबप्रिंट लेते हैं, 2-3 बार आपका साइन लेते हैं, बाद में उनकी शीट में आपको वो बबल्स करने के लिए लगाते हैं। जितना मेरे को अभी याद है कि शायद मैंने 2 बार अपना, एक बार एप्लीकेशन नंबर और एक रोल नंबर उनके शीट पे लिखा था, जो कि मेरे को खुद से बबल करना था। तो उसमें आपका 20 मिनट चला जाता है और वो 2-3 बार आपको आके परेशान करते हैं। तो वही बात है कि आपके पास 3 आवर्स कभी भी नहीं होता है, वो जीएसटी लगा के आपके पास 2 आवर्स 40 मिनट्स होता है। तो उसमें से आपको स्टडी करना है कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, आपको पहले बायोलॉजी अटेंड करना है या फिर क्या अटेंड करना है, क्योंकि और फिर उसमें से अगर आप बबलिंग का जीएसटी निकालेंगे तो आपके पास मिलता है सिर्फ 2 आवर्स 20 मिनट्स। वो डिफर करता है कि आप क्वेश्चन के साथ बबलिंग करते हैं या फिर लास्ट में बबलिंग करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी एट ऑल। बट आई वांट टू टेल यू कि बबलिंग अगर छोड़ दे तो 2 आवर्स 40 मिनट्स ही आपके पास होता है। ये जो एनटी के ब्रोकर में लिखा है वो विदाउट जीएसटी है, क्योंकि आपका इनिशिएटर पक्का आपका 20 मिनट्स खाने वाला है, क्योंकि उनका भी वही वर्क वही होता है कि आई एम सॉरी हियर इफ एनीवन इज इनिशिएटर हियर, आई एम सॉरी फॉर दैट, सॉरी सर, सॉरी। आपके इसमें ऑब्जर्वर था मैं। ओके, विच कॉलेज? सेंटर आरटीजी ना, आरएलटी, आरएलटी, आरटीजी हाँ, 3011 ओके, सेक्टर नंबर हाँ हाँ, सॉरी सर फॉर दैट। परेशानी करते आपकी सीट बना के हाँ, गलत ना हो, इसलिए आपको कोचिंग करना है। तो देखिए द पॉइंट वाज दैट कि आपको परेशान नहीं करते, बट उनका सोल वर्क वही होता है कि बच्चों को कोई तकलीफ नहीं जाए। और चलो कंटिन्यू। सभी के लिए होता है, हाँ, सभी के लिए होता है। वरना तो आपको पता है कि अभी एनटी पे केस कर दिया 2-3 बच्चों ने कि हमारा ओएमआर शीट चेंज हो गया है, तो दैट ऑल क्रेडिट कि आपका ओएमआर आपके पास, यू आर वेरी लकी कि आपका रिजल्ट आपके पास 2 रिजल्ट आया है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों का जिनका 600 आता होगा तो उनका ओएमआर शीट चेंज हो गया और फिर उनका रिजल्ट ठीक तरह से नहीं आ पाए। तो थैंक्स टू ऑल द गुड इन्विजिलेटर्स लाइक अंकल कि हम उन्होंने हमारा रिजल्ट बराबर से दिया। मेरा 705 वाला क्रेडिट आपको जाता है, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि 2 आवर्स 40 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला, और एक्सपेक्ट भी मत कीजिए। आपको जब भी आप टाइमिंग लगाते हैं तो स्टडी की आप 2 आवर 40 मिनट्स ही आपको मिलेंगे आपके नीट के एग्जाम में, बाकी तो आपका बबलिंग वबलिंग सब चला जाएगा। एनी क्वेश्चंस अगेन रिगार्डिंग बायोलॉजी? हाँ,
देखिए शॉर्ट नोट्स के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। एक्चुअली आई हैव ब्रॉट 2-3 स्क्रीनशॉट ऑफ माय शॉर्ट नोट्स। देखिए आप शॉर्ट नोट्स में एक्चुअली करते क्या हो, देखिए कि आप थोड़ा सा लाइन आप डिलीट करते जाते हो और फिर उसका आप शॉर्ट में लिख देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी आपके लिए बायोलॉजी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है और उसको आप डायरेक्ट सब्जेक्टिवली आपको याद करनी है। आपको कंसेप्ट तो याद में रखना ही है, बट उसके साथ आपको पूरी सब्जेक्टिवली वो अगर आप कर सकते हो तो पूरी लाइन टू लाइन आपको याद करनी है। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स की कुछ जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बायोलॉजी तो वैसे भी लोग कर देते। शॉर्ट नोट्स आपको कार्य में काम आती है कि जिसमें आपके पास एक पूरा रजिस्टर भरा हो और आपको फटाफट से करना है। तो आई विल शो यू वन स्क्रीनशॉट ऑफ दैट माय शॉर्ट नोट्स। हाँ, तो ये फिजिक्स की शॉर्ट नोट्स, ये EMI की शॉर्ट नोट्स मैंने बनाई थी, राठी सर के नोट्स से ही बनाई है मैंने। तो दिस इज व्हाट कि मैंने अप टू मोशनल EMF तक मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। इसका PDF आपको मिल जाएगा। ओके सॉरी सर। तो ये शॉर्ट नोट्स है। अभी देखिए इसमें शॉर्ट नोट्स में मैंने क्या किया है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर उनके सिर्फ मैंने नाम लिख दिए। मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बारे में तो आपको बहुत सारा पता है, सर आपको एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताते हैं, उसको प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। बट मैंने 3 to 4 लाइन्स में एक्चुअली बहुत छोटा लिखा है मैंने वैसे। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट नोट्स। तो उसका आपका बायोलॉजी में कोई काम नहीं है आपका, क्योंकि बायोलॉजी में आपको लाइन टू लाइन बस रटते जाना है। उसमें आपको शॉर्ट नोट्स के लिए कोई जरूरत नहीं। अगेन एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग बायोलॉजी? If anyone to score 360, Okay. you are just told that one question is from Out of NCERT. Please explain that question and option. How to eliminate one by one option, or how you are going to solve with logic. सुनो भाई, देखिए कि बाहर का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें तो लॉजिक तो कुछ नहीं है। सोना पेलुसिडे का जो क्वेश्चन आया था, हाँ, वो थोड़ा बताओ बच्चों को। तो एक्चुअली व्हाट हैपन कि मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन ठीक ठाक तरीके से पढ़ा था, क्योंकि अभी जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो क्या है रिपीटर्स के बारे में। और रिपीटर्स के पास अभी देखिए कितना मंथ बाकी, अगर मई में एग्जाम होता है तो हाँ मई और फिर जून, तो 5 to 6 मंथ्स से ज़्यादा उनके पास है नहीं। बट मेरे पास था ना, मेरे पास 2 years कंप्लीट थे। तो मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसे चैप्टर्स, मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आपको थोड़े से बाहर से करने हैं, वो थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया था। उनका क्वेश्चन ये है कि अगर समझो अपन 190 क्वेश्चन बायोलॉजी के, एखादा क्वेश्चन सपोज आउट ऑफ सिलेबस आता है, हाँ तो वो क्वेश्चन का सबसे बेस्ट ये रहना, इसने वो डिसाइड कर चुका था छोड़ना है करके, इसलिए 350-355 ऑलरेडी वो कंक्लूड कर रखा है। बट अगर वो टाइम पे वो आता है और वो आपको आता है, दैट इज योर लक, ये हाँ। बोल चुका है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो मैंने ठीक तरह से पढ़ा था, इसीलिए मेरे देखिए ओके एलिमिनेशन मेथड आपको पता है। ओके आई विल टेल यू वन डिटेल एनालिसिस। ओके अभी देखिए मेरे 705 मेरा मार्क्स आया था। व्हेन माय AR वाज 60 आई वाज सडनली शॉक कि 60 AR आ गया। यानी मेरे सामने एक्चुअली 59 स्टूडेंट्स थे। आपको पता है 715 पे इस बार 20 स्टूडेंट्स है एंड 716 पे एक। अगर आप क्वेश्चन वो जेनोपेल्सिटी वाला क्वेश्चन अगर करते तो आप 715 पे आ जाते, और अगर छोड़ देते तो 716 पे, जो कि एक ही है। इसमें अगर चांस और सही आता तो 720 भी आता सर वो बहुत कम आता है ना, वो तो बहुत कम आता है। चांस तो है ना। ओके 720। तो वो एक क्वेश्चन तो आपको इन तीनों में से चूज, देखिए यहाँ पे कितने 24 स्टूडेंट्स थे, उन सब ने अगर अपन कंसीडर कर लेते कि वो जेनोपेल्सिटी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो ओनली 3 ऑफ देम डिड इट राइट। एक ने तो छोड़ ही दिया और एक ने रॉन्ग कर दिया, तो सॉरी 20 ने रॉन्ग कर दिया, तो 20 के मार्क्स चले गए। फिर उनका AR देखिए, क्योंकि 715 पे एक्चुअली 20 to 25 AR तक की रैंक्स गई है। सो इट इज बेटर कि अगर आपके पास कोई बाहर का क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आपका AR 4 आ जाता है। अगेन सिंगल डिजिट रैंक, ह्यूज अचीवमेंट। तो इट इज बेटर कि आप अगर आपको कुछ बाहर का क्वेश्चन आता है तो तुक्का लगाने से अच्छा, एलिमिनेशन करने से अच्छा आप उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि जैसे मेरे को ऑप्शंस पता है, पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन था ऑप्शन, विटेलाइन मेम्ब्रेन था, जोना पेलोसिटा था एंड कोरोना रेडिएटा था शायद। तो इट इज नथिंग लाइक टू एलिमिनेट इन दैट। अगर आपको पता है तो पता है, वरना आप पक्का रॉन्ग करके आएंगे। तो एलिमिनेशन वाला मेथड तो यहाँ पे तो काम नहीं करेगा, सॉरी फॉर दैट।
Any questions again regarding biology? Okay, thank you. Okay. कौन से? सेक्शन बी, ओके, सेक्शन बी। सेक्शन बी बेटा इस साल हाँ, वो तो थोड़ा कंफर्म है, बट आई विल टेल अगेन, उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई एट लास्ट। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम गर्ल्स? गर्ल्स की संख्या ज्यादा है बट क्वेश्चन कम आ रहे हैं। एनी क्वेश्चंस? हाँ, हाँ, ओके, हाँ, ओके, यस, आई अंडरस्टूड। हाँ, ओके, थैंक यू। तो देखिए, उसमें तो दो मेथड होते हैं। कोई स्टूडेंट्स क्या करता है कि क्वेश्चन रीड करने के बाद ही बबल कर देता है उसमें, एंड अनदर स्ट्रेटेजी कि पहले पूरे 50 और जितने भी आप क्वेश्चन 200 क्वेश्चन अगर जितने भी आप सॉल्व करते बाद में उसकी बबल एक एक करके करते। तो इसका अपना अपना एडवांटेज है, बट मैं जो करता था कि मैं डायरेक्ट सॉल्व करता था कि क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, बाद में उसकी डायरेक्ट बबल कर दिया। उसका एक एडवांटेज ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ते, उसका आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आपको आंसर पता है, तो जब तक आप बबल करते तो आप उस क्वेश्चन के बारे में जो भी डिटेल्स है वो एटलीस्ट उसको दिमाग से निकाल देते। नहीं तो फिर अगर आपने क्या किया, अगर एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर आपने टिक कर दिया, बाद में अगर आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ने आते, थोड़ा सा आपका माइंड इसमें थोड़ा सा बाकी होता है कि आप उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं कि अरे यार ये तो राइट तो होगा ना, ये रॉन्ग तो होगा ना। हाउ मेनी ऑफ यू फेस इट? तो देखिए, अगेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड कि जब तक आप ये बबल करते हैं थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा बबल करने लग जाते हैं उसको एटलीस्ट 3 to 4 सेकेंड, तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा भूलने के लगते हैं कि वो आपके दिमाग से चला जाता है, एंड देन यू कैन फ्रेशली अटेम्प्ट द न्यू क्वेश्चन। सो आर यू क्लियर अबाउट इट? एंड दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिकली, यानी टाइम आपका ठीक तरह से सेव हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आपके पास टाइम नहीं रहा लास्ट में, अगर आप सोच के चलते हैं कि अगर 10 मिनट्स में दे दूंगे, बट आपके पास कभी कभी हो जाता है कि आपके 10 मिनट्स नहीं रहते, 9 मिनट्स अगर रह गए, तो आपके पूरे आई थिंक 10 to 20 क्वेश्चन चले जाएंगे, फिर तो आपके 80 मार्क्स डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएंगे उसमें से। तो दिस मेथड इज बेटर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन अगर भूलते रहते हैं तो ये सेकंड क्वेश्चन पे आप फ्रेशली अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते जाएंगे तो आपके मन में थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन के बारे में भी थॉट चलते रहता है कि वेदर आई हैव करेक्टेड और रॉन्ग इट। हाँ, तो आई एम टेलिंग दिस कि अगर आपको कंफर्म पता है आंसर तभी कीजिए, वरना आपको लास्ट में, तो ये तो सबको पता है, जनरल सी बात है कि 30 मिनट्स आपको रखने होते हैं डाउट क्वेश्चंस के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस कि आपको डाउट क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स रखने पड़ते हैं लास्ट में। जो आपको कंफर्म पता है, जो आपको सॉल्व किया या फिर जो आपको याद है एक्चुअली कि इस यहाँ से लाइन से क्वेश्चन आया एंड आई एम कंफर्म अबाउट दिस, तो उस क्वेश्चन को रखिए मत कि आप लास्ट में उसके लिए OMR रखेंगे। आप फटाफट से कर दीजिए उसको, सो दैट आप नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। बाद में आपको जो डाउट क्वेश्चन होता है वो तो फिर आपको उसको सॉल्व नहीं करना है। ओके, सो अगेन एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग बायोलॉजी? ओके, थैंक यू। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने सिर्फ NCERT एक बार ही पढ़ी और मेरा 350 आ गया, तो ये तो मेरा चॉइस है ना। बट अगर आपको लगता है कि आपका 4 से 5 बार पढ़ने तक आपका 350 360 नहीं आएगा, बायोलॉजी में उतना ग्रिप नहीं होगा, तो आप पढ़िए उतने बार। आप खुद से वो डिसीजन लीजिए कि आपको कितना लगता है टाइम। अगर मैं कहूँ तो मैंने तो NCERT के बाहर का कुछ पढ़ने था लास्ट 9th मंथ में, तो एक्चुअली मैंने 15 to 20 टाइम्स तो NCERT को रीड कर ही लिया था। बट अगर आपको 10 टाइम्स से हो रहा है तो आप 10 टाइम्स कीजिए। अगर आपको 50 टाइम्स भी करना पड़ रहा है, आपका उतना ग्रिप नहीं आ रहा है, तो आप उतना कीजिए। ओके, अगेन एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग बायोलॉजी? यस सर, आप बताएंगे इसका? रिवीजन उसके अलावा क्या ऑप्शन है? बोल दो एक माइनर रिवीजन। तो रिवीजन ही करना है उसके लिए, बट उसमें तो फैक्चुअल यानी वो उसका पैटर्न ही वैसा है। अगर आप सब आपके जैसे फिजिक्स के जैसे बना देंगे आपके लिए, तो वैसा तो नहीं चलेगा। वो पैटर्न उसका, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड रिवीजन करते रहनी है।
एक और थोड़ा सा पॉइंट होता है कि ग्रुप डिस्कशन का, मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में, वो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक को आपको कनेक्ट करके बताऊंगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन रिगार्डिंग केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में सबको पता है कि केमिस्ट्री में आपके पास 3 ब्रांचेस होती है। कौन सी होते हैं? फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। कोटा फैक्ट्री किसने देखी है? Okay, so these are the people who saw Kota factory and also the haters of inorganic chemistry. तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। So first आपके बारे में बताऊंगा कि फिजिकल का आपको कैसे टैकल करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए तो आपके पास महाराष्ट्र और कि इंडिया की सबसे बेस्ट गाइडेंस आपके पास है केमिस्ट्री के लिए। तो इट इज नो डाउट इन दैट कि आपको केमिस्ट्री के लिए तो सबसे बेस्ट गाइडेंस तो मिलना ही है। बट वॉट एवर यू हैव टू डू ऑन योर सेल्फ, कि आपको खुद से क्या क्या करना है, तो आई विल टेल रिगार्डिंग दैट। फिजिकल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपको सर बताते हैं आपको कि नोट्स में से कीजिए, तो उतना फिजिकल से नोट्स से आपका आ जाता है। ये मैंने नोट्स बनाया था, शॉर्ट नोट्स। दिस वॉज शॉर्ट नोट्स मेड फ्रॉम द नोट्स ऑफ वसीम सर। मैंने नोट्स तो इसमें से इसके बाहर क्वेश्चन आया नहीं अभी तक नीट में, जितने भी 2016 से मैं देख रहा हूँ, जब से थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस हुआ है, तो तब से इसमें से बाहर का क्वेश्चन आया नहीं है। तो दिस शॉर्ट नोट्स मैंने वसीम सर के नोट से बनाया था। तो फिजिकल के जो आपका फॉर्मूला और न्यूमेरिकल का जो खेल चलता है, वो आपको नोट से बाहर नहीं आएगा। आपके जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, जितना भी सर पढ़ाते हैं, तो उतना ही आप फॉलो कीजिए फिजिकल के लिए। ऑर्गेनिक के लिए आई विल टेल कि ऑर्गेनिक आपको थोड़ा सा अगर बाहर से करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। आपको अगर रिएक्शन मैकेनिज्म्स अगर थोड़ा सा करना है आपको, तो आप थोड़ा सा खुद के लेवल पे कर सकते हैं। बट जितना आप सर बताते हैं आपको, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बट ऑर्गेनिक के लिए क्या होता है कि एनसीईआरटी बच्चों को समझ में नहीं आते, तो एनसीईआरटी के लिए आपको ऑर्गेनिक में सर की हेल्प करनी, सर आपको हेल्प करेंगे। तो एनसीईआरटी से आपको ऑर्गेनिक खत्म करनी है। इनऑर्गेनिक के लिए स्पेशली आई विल टेल कि इनऑर्गेनिक बच्चों से होती नहीं है, तो इनऑर्गेनिक पे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन चलाएंगे अपना। इनऑर्गेनिक क्या होता है कि बायोलॉजी की तरह होती है वो, उसमें आपको समझने लायक तो बहुत कम पार्ट है। वैसे आई विल राइट 3 लेसन्स ओवर हियर कि केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी अगेन, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और क्या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यही 3 लेसन है जिसमें आपको थोड़ा सा समझने लायक कुछ रहता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स आता जाता है आपको, थोड़ा शेप्स के रिगार्डिंग, ज्योमेट्री के रिगार्डिंग आपको समझने लायक कुछ तो कुछ होता है। बट अगेन उसके बाहर अगर आप देखेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री में जो आपका आता है एसपीडीएफ एंड अगेन एसपीडीएफ एंड हाइड्रोजन, पी ब्लॉक एंड ऑल दैट, तो उसके लिए आपको रटने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। बट व्हाट इज डिफरेंस इन इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी, कि बायोलॉजी में जो आपके टर्म्स होते हैं, जैसे हार्ट का जो टर्म आता है एंड प्लांट का जो टर्म आता है, वो अपन व्हेन वी आर इन 6th और 5th तब से अपन पढ़ते आते हैं कि बायोलॉजी में ये टर्म होता है, तो वो 11th और 12th में आपको इतना हेक्टिक प्रोसेस नहीं आता है। बट इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि आपको पीसीएल की 5 के बारे में पीएचडी करा दी जाती है, बाद में अगेन आपको पी ब्लॉक के हैलोजेंस के बारे में इतना सारा बता दिया जाता है, तो वो अपने को पता नहीं होता है। दिस आर द न्यू टर्म्स जो अपन 11th में पढ़ते हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा रटने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाता है। तो व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट, कि आपको एक टेक्निक, यू हैव टू गो फॉर वन टेक्निक जिससे अपन कहते हैं कि आपको इन शॉर्ट आपको क्या करना है कि ग्रुप डिस्कशन करना है। सो अगेन दिस इज जो है कोचिंग का फायदा है आपको, कि कोचिंग अगर आपको टीचिंग से अलावा और कुछ देती है, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बता चाहूँगा कि आपको गुड फ्रेंड्स देती हो। आपके जो फ्रेंड्स है उसके आप थोड़े से ग्रुप डिस्कशन में आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, जिसके आपका ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है कि अगर आप दूसरों को कोई पॉइंट्स बताते हैं, तो वो उसको फटाफट से याद रहता है। अगर आपको कोई दूसरा पॉइंट बताता है आपको, तो वो आपको फटाफट से याद रहता है। बट अगर आप उस पॉइंट को खुद पढ़ने के लिए जाएंगे, तो मे बी आप उसको फटाफट से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपको कोई दूसरा बताता है कि अगर आपकी कोई गलती निकाल के दिखाता है आपको कि दिस इज द पॉइंट विच यू आर टेलिंग रॉन्ग, तो आपको फटाफट से याद रहता है। क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दैट कि ग्रुप डिस्कशन का क्या फायदा क्या होता है, क्योंकि हम नियरली 5 to 6 जो हमारा टाइम रहता है PM, 5 to 6 PM हमारे 6 बजे बैच रहती थी केमिस्ट्री की, तो उसके पहले जो 1 घंटा हमको मिलता था, तो हम उस टाइम पे ग्रुप डिस्कशन करते थे। एंड बिलीव मी कि ग्रुप डिस्कशन का इतना फायदा होता है कि जो पॉइंट्स आपको नहीं भी याद रहते, वो पॉइंट्स अपने को याद रहते। जैसे मेरे फ्रेंड्स अगर यहाँ पे होंगे, अखिलेश तन है, तो उनके साथ मैंने बहुत सारा ग्रुप डिस्कशन किया है एक्चुअली रूम पे। एक आकाश भैया थे, आकाश वानखड़े नाम के,
तो उनका भी इस बार नीट में अच्छा स्कोर आया, तो उनके साथ में बहुत डिस्कशन करता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक जो है, जो बहुत सारे बच्चों का फियर होता है कि इनऑर्गेनिक रटनी कैसे है, क्योंकि सबको तो पता है कि इनऑर्गेनिक में रटने के अलावा कुछ है नहीं, बट वो रटी नहीं जाती इतनी फास्ट। तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है कि ग्रुप डिस्कशन करना है, एक दूसरों को रटाना है और खुद भी रटते जाना है। तो दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग केमिस्ट्री। एनी डाउट्स रिगार्डिंग केमिस्ट्री? ओके, ओके, यू कैन चूज एनी वे। क्वेश्चंस भी कर सकते हो, थ्योरी भी कर सकते हो, नो मैटर इन दैट। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद है तो क्वेश्चंस कर लीजिए, बट अगर मैं कहता हूँ कि मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है तो क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से क्या होता है कि उतना पार्ट आप फटाफट से याद कर देते हो। ओके, सो नाउ लास्ट टॉपिक इज फिजिक्स। तो फिजिक्स मैंने देखा है कि बच्चे बहुत डरे हुए रहते हैं फिजिक्स से। तो उस डर के कारण बच्चे क्या करते हैं कि आइदर दो एक्सट्रीम ऑप्शन चूज करते हो, आइदर तो फिजिक्स करना ही छोड़ देते हैं या फिर फिजिक्स इतना करते बैठते हैं कि उनके पास बाकी किसी के टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि वो फिजिक्स से एक्चुअली डरे हुए रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिजिक्स से तो डरना नहीं है, क्योंकि यू हैव गॉट द बेस्ट फैकल्टी हियर, आरटी सर एंड ओम सर एंड कृष्णा सर, जो आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़ाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू मी फिजिक्स आपका बिना टीचर्स के साथ नहीं होता है, आपको टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी ईच एंड एवरी पॉइंट पे। अगर आपका फिजिक्स का सिलेबस भी हो जाता है तो बिलीव मी आप स्टिल यू आर हाफ ऑन द वे। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते फिर भी यू हैव अगेन मॉक टेस्ट के डाउट्स आपके, देन योर पास्ट ईयर क्वेश्चन के डाउट्स, आपके मोस्ट जो डाउट्स आते हैं वो फिजिक्स में आते हैं। तो फिजिक्स आपको क्या करना है कि एवरी टाइम यू हैव टू मूव ऑन अलॉन्ग विद द सर, आपको सामने नहीं जाना और ना ही पीछे रहना है। जितना आप सर बता रहे हैं उतना करना है। एंड फिजिक्स के लिए तो और कुछ नहीं कि थोड़ा सा फिजिक्स को पेशेंस चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे कि बायोलॉजी की तरह फटाफट उसको रटने चलेंगे तो वो तो होने ही नहीं वाला। उससे अच्छा तो राठी सर आपको बता देंगे कि व्हाट गोज ऑन इन फिजिक्स। मेरे से तो अच्छा राठी सर ही बता सकते हैं उसको। सो अगेन हाँ, वन थिंग कि आपको फिजिक्स के लिए थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स पे ज़्यादा रिलाई करना होगा, क्योंकि फिजिक्स में आपके पास मोस्टली क्या होता है कि फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला आपको डिराइव करने आना वो अलग बात है। बट अगर आपको 3 आवर्स में, अगर आपको पेपर 3 आवर्स मैंने जीएसटी बता कि 2 आवर 40 मिनट्स में अगर आपको पेपर सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूले तो पूरे रट्टे आने चाहिए। अगेन आपको वो तो अलग बात है कि आपको डिराइव करते आता है तो वो अलग बात है, बट आपको फिजिक्स के फॉर्मूले अगर आपको रटे होंगे तो फटाफट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं याद आ रहा तो डिराइव करते आना चाहिए, बट अगर रटे होंगे तो 3 आवर्स में फटाफट आप कंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने बुक्स लाया कुछ। अगेन दिस इज नॉट पब्लिसिटी ऑफ एनी ब्रांच और एनी ब्रांड। यहाँ पे आप MTG का कौन सा भी यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट डूइंग ए टाइप ऑफ एड। सो ओके, दिस इज, ये आपकी तो सबसे बेसिक वाली बुक्स है NCERT, ये तो आपको सबको करना ही है। दिस बुक ये तो सेकंड मोस्ट कंपलसरी। अगर मैं बताऊंगा आपको NCERT के बाद आपको कौन सी बुक यूज करनी है तो ये 33 ईयर 34 ईयर्स, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चन आर द एक्चुअली क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को सॉल्व करके बच्चे डॉक्टर बने हैं। तो अगर आपको भी डॉक्टर बनना है तो ये क्वेश्चन को तो आपको सॉल्व करना ही होगा। तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको यू हैव टू, यानी अगर मैं बताऊंगा तो मेरे 5 to 6 ईयर के पास्ट ईयर क्वेश्चन पूरे रटे हुए थे कि यानी मैंने उनको एक्चुअली इतने बार सॉल्व किया था लास्ट 5 to 6 मंथ में कि वो रट गए थे पूरे मेरे क्वेश्चंस। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन तो आपको करना है पूरे। वन थिंग एक नया फोकस करना है मुझे कि कोचिंग के मॉड्यूल्स, व्हाट हैपेंस विद रेफरेंस बुक कि वो एक कोई तो भी बंदा लिखता है। अगर मैं यहाँ पे अगर बताऊँ तो ये CP सिंह ने लिखा है, बच्चे सॉल्व करते हैं, DC पांडे ने लिखा है। तो वो क्या होता है कि रेफरेंस बुक एक कोई तो भी इंसान लिखता है, बट कोचिंग के मॉड्यूल्स में क्या होता है कि सभी जो रेफरेंस में से अच्छे पॉइंट्स मिला के आपके खुद के जो टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो उनको ठीक तरह से आपके लिए बनाते हैं। तो कोचिंग मॉड्यूल्स में आपको एटलीस्ट 5 to 6 रेफरेंस बुक का नॉलेज तो मिल ही जाएगा, बाद में आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं उसमें का नॉलेज मिल जाएगा। एंड अगेन वन पॉइंट आई विल एम्फसाइज कि कोचिंग के मॉड्यूल्स एक्चुअली दे आर मोर स्टूडेंट फ्रेंडली। अगर आप ये बुक देखोगे तो इट इज जस्ट लाइक कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं फिजिक्स उनके लिए जैसे बनाई जाती है बुक कि थोड़ा सा एकदम लाइन टू लाइन बहुत सारा लिख देंगे। जैसे एस शर्मा किसी ने पढ़ी होंगी तो उसमें कभी भी पैराग्राफ नहीं रहते, उसमें बहुत सारे
10 to 20 लाइंस के बड़े बड़े पैराग्राफ रहते हैं जो कि स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंड में बिल्कुल नहीं आते। बट कोचिंग के मॉडल्स कैसे होते हैं कि एक एक लाइन में आपको एक एक पॉइंट समझाया जाता है, तो दिस आर मोर स्टूडेंट फ्रेंडली। तो आई विल से कि आप कोचिंग के मॉडल्स में जाए, जैसा कि मुझे पता है कि अभी CCC के मॉडल्स भी आ गए सर, हाँ, तो उसको आपको रेफर करने एटलीस्ट फॉर फिजिक्स तो भी आप पूरा कीजिए उसको, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि बच्चे फालतू की रेफरेंस बुक देखते रहते हैं और फिर उसमें से एक भी नहीं होता। डीसी पांडे अगर आप देखोगे तो डीसी पांडे बच्चे स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, एनएलएम फ्रिक्शन तक जाते हैं और फिर उनके स्पीड पे फ्रिक्शन आ जाता है तो पूरे स्टॉप हो जाता है, तो 12th तो कोई सॉल्व करता है नहीं डीसी पांडे। तो इसीलिए कोचिंग मॉडल जो होते हैं थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली होता है, उसमें ठीक तरह से सॉल्यूशंस वगैरह होता है, और जो भी वन लाइन में आपको बता रहा हूँ कि एक पॉइंट का बस वन लाइन में डिस्क्रिप्शन, जो कि थोड़ा स्टूडेंट को रटने के लिए भी आसान जाता है, तो वो आप यूज़ कीजिए। बाकी दिस बुक मैं नीट स्टूडेंट्स के लिए रेफर नहीं करूँगा। यहाँ पे दीक्षित सर थे जिन्होंने मुझे ऑर्गेनिक पढ़ा है, तो उन सर ने मुझे बुक रेफर करने के लिए कहा था कि फर्स्ट जो हमने केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ा था, तो वो ऑर्गेनिक के हमारे सबसे पहले सिलेबस भी कंप्लीट हुआ था और लेक्चर्स भी। तो केमिस्ट्री के लिए ये बुक जो है उसमें जेई के आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, और अगर आप ठीक तरह से एनालाइज करोगे तो व्हाट आई बिलीव कि रेफरेंस ज़्यादा मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो अगर आप एनालिसिस करोगे जेई के पास्ट ईयर के क्वेश्चन और नीट के, तो पहले वो क्वेश्चन जेई में आता है और फिर वो बाद में सेम क्वेश्चन नीट में रिपीट हो जाता है। ये सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन मॉड्यूल में कवर किए। हाँ, तो अगेन द सेम थिंग कि आपको कोचिंग मॉडल्स तो करना है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि पहले वो क्वेश्चन जेई में आता है, बाद में वो 2-3 बार थोड़ा सा बदल के जेई में आता है, और फिर बाद में एटलीस्ट वो नीट में तो एक बार आ ही जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग कि अगर आप ये वाली बुक करते हो या फिर जेई के कौन से भी पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाते हो केमिस्ट्री के लिए ओनली, फिजिक्स के लिए आपको जाना नहीं है क्योंकि फिजिक्स की प्रैक्टिस आप ठीक ठाक तरीके से कर लेते हो, बट ये वाली अगर बुक आप सॉल्व करेंगे तो आपके नीट में आपको सेम क्वेश्चन वही दिखने वाले। सो अगेन दिस वाज द बुक। Again, this is over. Thank you for the today's presentation, and this is my Instagram account. If you want to follow me, then you can follow. तो 3-4 दिन में इसके बाद YouTube चैनल भी खुल जाएगा मेरा, उसमें भी आप एंटर कर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए यश को हम चौधरी कोचिंग क्लासेस की तरफ से एप्पल का लैपटॉप प्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ओके, तो ये बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए नहीं था, ये ऑलरेडी उसके जो स्कोर है उसके लिए था। बिफोर इट इनको क्लास की तरफ से एक एप्पल का iPhone 12 और 1 लाख रुपीज़ कैश प्राइज और लैपटॉप की घोषणा हमने उस दिन किए थे और इस प्रोग्राम के लिए बचा के रखे थे। और फ्यूचर में दिल्ली एम्स के अंदर जो भी ऐसे एजुकेशनल खर्चा कुछ आता नहीं है, बट इन फ्यूचर में जो भी 5 साल अगले जो बुक्स वगैरह जो लगने वाले हैं या जो क्लास वगैरह यश करना चाहता है तो सब हम क्लास की तरफ से उसकी फीस पेड करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये दिल्ली एम्स का पहला स्टूडेंट है तो ये तो हक बनता है, मतलब क्लास की तरफ से भी लाइबिलिटी होती है कि इस बच्चे को कि मतलब पूरा अगले 5 साल तक के। मैं आपको एक बात बता दूँ, दिल्ली एम्स का खर्चा लेस देन 1000 रुपीज़ पर ईयर है, 900 रुपीज़ समथिंग है ना, 800-900 रुपीज़ पर। उसमें हॉस्टल वगैरह इंक्लूड है क्या? हॉस्टल का सेपरेट, उसके मेस का भी सेपरेट। तो जो फीस गवर्नमेंट MBBS कॉलेज की 50, 60, 70 हज़ार रुपये अपनी तरफ है महाराष्ट्र के अंदर, और दिल्ली एम्स के अंदर 800-900 रुपये पर ईयर है। 600, हाँ मैं मतलब GST पकड़ के बोल रहा था। तो जो भी समझो मतलब लेस देन 1000 रुपीज़ बोल चुका हूँ मैं। तो वो तो फीस यश खुद ही भरता है, ऐसे मतलब ऐसे 1-2 प्रोग्राम मिले तो क्या इंस्टा वगैरह अकाउंट चलेगा तो फिर देखने का मिलेगा। वो फीस के अलावा जो अगले 5 साल की जो भी बुक्स वगैरह लगेंगे MBBS के लिए, आपको यश कोई क्लास वहाँ पे करना चाहता है तो सारी फीस जो है वो चौधरी कोचिंग क्लास की तरफ से, वसीम चौधरी सर की तरफ से दी जाएंगी। ये यश को अदर देन दिस 3 जो प्राइज़ हमने दिए वो छोटे से तोहफे थे जो हमने दिए। यश ने जो मार्क्स लाए बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए हमारे क्लास के जो भरत राठी सर है, मैं नाम लूँगा, खड़े रहेंगे। भरत राठी सर, सर सो गए क्या सर? एक बार तो भरत राठी सर, सैयद इमरान सर, डॉक्टर सैयद इमरान सर, देन डॉक्टर बुवा कुलकर्णी सर, ये देन कृष्णा मिश्रा सर,
मैं खुद वसीम चौधरी सर और हमारे राहुल सर, पंकज सर और आलोक सर खड़े रहते। ये भी नए ज्वाइनिंग हमारे क्लास से है सर, खड़े रहते। इन सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कोरोना काल में क्लास को सपोर्ट रहा, खासतौर पे भरत रेड्डी सर, डॉक्टर सैयद इमरान सर, बुआ कुलकर्णी सर, ये मतलब फैकल्टी कम फ्रेंड कम भाई जैसे हमारे क्लास से अटैच रहे। तो मैं यश के रिजल्ट के लिए मतलब यश के तरफ से मेरे सारे टीचिंग टीम को थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने हर स्टेप्स में मेरा साथ दिए करके। तो इनके लिए एक बार बिग क्लैप्स करिए सबके लिए। ठीक है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मी पॉसिबल नहीं है। और हमारे जो अदर जो स्टाफ मेंबर है जो भले नॉन टीचिंग हो बट टीचिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, नाजिम सर, नवेद सर, गोपाल सर और हमारे मतलब टेक्निकल टीम के हेड नितिन जेठवा सर और उनके भाई एंड ऑल अदर टीम स्टाफ वगैरह जो है, इवन साधना मैम भी ये मतलब सुपर वॉरियर क्लास के जब काम पढ़ते वो अपना पिछले 2 साल से लॉकडाउन में काफ़ी टेक्निकली सोशल मीडिया सब हैंडल करते हैं। तो ये सब जो लोगों का स्टाफ है इनके वजह से रिजल्ट आया है।